जय हिंद सभी को। नमस्ते। आज हम लोग अपना क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसका नाम पालमपुर है। उसके बारे में हमें पूरी जानकारी पढ़नी है कि कैसे वो वो जो गांव है वो कैसे एक इकोनॉमिक को दर्शाता है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ठीक। एक सेकंड, बस एक सेकंड देंगे, पेन सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद। एंड शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकना होगा, बहुत ज़्यादा 1 घंटे में हम लोग ये पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि जो चैप्टर की कहानी है, मैं बता चुका हूँ कि जो एक पालमपुर है, एक काल्पनिक मतलब एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी गांव है, एक इमेजिनरी विलेज है। जहाँ पर से जो एनसीईआरटी बुक है, ये क्या है, एक गांव को एक मॉडल के तरीके यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाया जा सके कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कैसे चलती हैं। ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो जो पालमपुर की मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ से शुरुआत करते हुए चलते हैं। पेन यहाँ पे वाइट करना पड़ेगा, एक सेकंड। पेन कर लेते हैं वाइट। तो जो पालमपुर की क्या क्या, एक छोटा सा गांव है। एंड यहाँ के जो लोग हैं वो जो मॉडर्न जो सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वेल फ्लरिश्ड गांव है, और इंटरलिंक्ड रोड्स हैं, सड़कें बनी हुई हैं, बिजली है, खेती के साधन हैं, और कुछ जो ऐसी सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हैं। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग डेयरी को कंज्यूम करते हैं, डेयरी को हम लोग लेते हैं ना। गांव में अलग अलग जातियां हैं, धर्म और वर्ग मतलब क्लास, इनके लोग रहते हैं। ठीक है। हर एक गांव में अमीर भी रहता है, गरीब भी रहता है ना। तो रोड्स हैं, रोड्स बनी हुई हैं, और वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं। बहुत अच्छा, देखो आप दिख रहा है ना कि एक फार्मिंग यहाँ पर एक मेन वो है डेली लाइवलीहुड का। ठीक है। जहाँ पर एक जो पालमपुर विलेज है, इसमें पूछा जाएगा लगभग कितनी फैमिलीज रहती हैं, तो लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं। अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग क्लास के रहते हैं। गांव की सड़कों के बारे में पढ़ना है। और देखो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि पालमपुर इज़ एन इमेजिनरी विलेज, एक इमेजिनरी विलेज है। और एक सेकंड। तो पालमपुर की जो गांव की जो सड़कें हैं वो एक पक्की सड़क है यहाँ पर। ठीक है। जो उसको अलग अलग गांव से और शहरों से जोड़ती हैं। ठीक है। और इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा कि पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, और कैसे यहाँ की इकोनॉमी वर्क करती है, क्या क्या बताया गया है इस चैप्टर में, कि हाउ पीपल, कैसे लोग अर्न करते हैं, कमाते हैं अपनी दैनिक जीवन चलाने के लिए। व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू, कैसा काम करते हैं। हाउ फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे रन करते हैं। हाउ रिसोर्स का यूज़ कैसे करते हैं, है ना। तो सारी बातें अभी समझ में आएंगी आपको। बिजली की सुविधा है, इरिगेशन है, और जो मेन फीचर्स ऑफ क्या मेन सुविधाएं हैं, जो पालमपुर एक जो छोटा सा गांव है वो कनेक्ट करता है, जो उसके आसपास के जो नेबरिंग वो हैं गांव, शाहपुर और रायगंज करके हैं। ये सड़क जो है वो रायगंज और शाहपुर, इन दो नियर बाई टाउन्स हैं, उनसे कनेक्ट करती हैं। व्हीकल्स कौन कौन से रन करते हैं, ट्रक्स हैं, बुल्लॉक कार्ट्स हैं, टांगा, आपने टांगे देखे होंगे, ट्रैक्टर ट्रैक्टर और ये क्या है, ये जेसीबी है। ये क्या है, जेसीबी, ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर है भैया, ट्रैक्टर। हम्म। और ये एक पीछे और क्या बताया गया, इलेक्ट्रिसिटी। सारे घरों में, मोस्टली सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वाइडली यूज फॉर इरिगेशन, और इलेक्ट्रिसिटी से ही हम लोग इरिगेशन का काम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम लोग जो हम लोग के घर पे हम लोग खुद ही डेली लाइवलीहुड से, आप डेली लाइफ से एग्जांपल रिलेट करिए ना। अगर हम लोग के घर पे लाइट नहीं रहती तो क्या हम लोग पानी भर पाते हैं, नल पे जाते हैं या तो, है ना।
अगर नल नहीं है तो हम लोग अपने घर पे, जो हम लोग के घर पे समरसेबल या तो जो मोटर लगी होती है उसी से पानी भर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वाइडली यूज फॉर इरिगेशन, क्योंकि जो ट्यूबवेल चलेगा, ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, ठीक है। या तो एक एक बाल्टी करके हम लोग कुएं से निकाल के पानी डाले जाके, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मशीन लाइक ट्यूबवेल्स, फ्लोर मिल्स, थ्रेशर्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी है और बहुत बिजली की सुविधा भी है, और बिजली का इस्तेमाल इरिगेशन में होता है। कई तरीके की मशीन है, जैसे फ्लोर मिल आटा चक्की, थ्रेशर होता है, और ट्यूबवेल्स, ये सब चलते हैं, ठीक। तो मेन गतिविधियाँ क्या हैं, पीपल्स, यहाँ के लोग क्या करते हैं, पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, क्लासेस लिव इन द विलेज। द अपर कास्ट फैमिलीज आर यूजली वेल ऑफ, बहुत फ्लरिश्ड हैं, लेकिन जो लोअर कास्ट की फैमिलीज हैं जनरली वर्क एज अ लेबर्स। तो जो ये तो समाज का सच है कि जो अपर कास्ट की फैमिलीज़ हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जो दैनिक जीवन दिनचर्या है बहुत अच्छी है, और जो लोअर कास्ट के हैं, जो एससी और दलित हैं, वो एज अ लेबर वर्क करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आगे क्या बताया गया है, जो फार्मिंग है यहाँ की मेन एक्टिविटी है, जो मुख्य काम यहाँ का है क्या है, खेती है। यहाँ के 75% लोग फार्मिंग पर ही बेस्ड काम करते हैं, और जो 25% लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि डेयरी का काम हो गया, है ना, या कोई और काम हो गया, लेबर वर्कर का काम हो गया, या कहीं लेबर मजदूरी का काम हो गया, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे काम हैं, है ना। और क्या बताया गया है, जो आप ये समझो कि जो मुख्यतः मतलब मेजरली जो है वो फार्मिंग पर भी निर्भर हैं, लेकिन छोटे छोटे काम भी चलते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्शन हो गया और ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्ट देश की स्थिति हिल जाएगी, है ना। ट्रांसपोर्ट हो गया, और भी बहुत छोटे छोटे काम हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, किसी की दुकान हो गई, खुद की शॉपकीपर्स हो गए, ये ना। लैंड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, लेकिन जो ज़मीन है, देखो ये बताया गया, मोस्ट पीपल इन पालमपुर रिलाई ऑन फार्मिंग, जीवन उनका किस पे निर्भर है, फार्मिंग पर। बट मैनी ऑल्सो डू नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक डेयरी, ट्रांसपोर्ट एंड स्मॉल शॉप्स। लैंड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, जो ज़मीन है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स है। लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज, लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। लैंड अगर ये देखो, जैसे ये किसान भाई हैं, अगर ये इनके पास सपोज 1 बीघा, 1 बीघा ज़मीन है, तो ये 1 बीघा ज़मीन पे ही तो फार्मिंग करेंगे, है ना। ये थोड़े ना कि दूसरे के कूद के दूसरे वाले पे करने लगेंगे जाके। और सपोज अगर एक गांव में टोटल हमने मान लिया 50 बीघा ज़मीन है, तो उसी 50 बीघा पे तो प्रोडक्शन होगा। अब आप ये ज़रूर कर सकते हो कि उस 50 बीघा को आप कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा हो, है ना। तो इसीलिए आगे बताए गए हैं कैसे हमने सीड्स और कैसे ये क्रॉप्स, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, ये सब बताया गया है। द अमाउंट ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग इज फिक्स्ड, तो जो अमाउंट ऑफ लैंड है वो फिक्स्ड है फार्मिंग के लिए। टू इंक्रीज प्रोडक्शन फार्मर्स यूज बेटर मेथड, नॉट मोर लैंड। तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो हम मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेथड्स अभी हम फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको और अच्छे आयाम पे और अच्छी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, ना कि हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की नीड हो, है ना। ये वाला सीन है। तो जो ज़मीन है, ज़मीन बढ़ती नहीं है, क्योंकि है ना, खेती के लिए जितनी ज़मीन चाहिए होती है उतनी उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। इसीलिए उत्पादन क्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए नई ज़मीन नहीं बल्कि तकनीकें चाहिए, मॉडर्न टेक्निक चाहिए, है ना। तो मॉडर्न टेक्निक चाहिए, क्योंकि जब आपको करना ही नहीं आएगा, अच्छी तरीके से फार्मिंग नहीं कर पाओगे, तो आपके पास 1 बीघा हो या 10 बीघा हो, डजेंट मैटर, आप 1 बीघा में भी खराब कर दोगे और 10 बीघा में भी खराब कर दोगे, है ना। तो वेस्ट करोगे आप बस, समझ में आया ना। तो लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, बताया गया है। और पालमपुर में फिर खेती के तरीके बताए गए होंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, तो इसीलिए हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाया है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ये बताया गया है कि हम लोग उच्च, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़, मतलब जो अच्छा प्रोडक्शन का आउटकम दे सकें, उनका हमने यूज़ किया है। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ किया है, हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स का। ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड मतलब हरित क्रांति, ठीक है। तो जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ किया, मॉडर्न टेक्निक्स और नए नए टूल्स का यूज़ किया है, तब जाकर हम एक
अच्छे आयाम पर पहुंच पाएँ, तब जाके ग्रीन रेवोल्यूशन आया भारत देश में। और ग्रीन रेवोल्यूशन से इफ़ेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड एरिया कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब है ना। हरियाणा, यूपी, पंजाब, इन सब एरिया पे है ना ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत फ़ायदा हुआ है। तो क्या बताएगा? आफ्टर 1960 फार्मर इन द रीजन बिगैन यूजिंग मॉडर्न टेक्निक, मतलब मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करने लगे, HYV सीड्स का यूज़ करने लगे, जिन सीड्स से ज़्यादा उत्पादन, सीड्स मतलब जानते हो ना, बीज, जिन सीड्स को ज़्यादा अच्छी फसल उगाने में यूज़ होता है वो है HYV सीड्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एटसेट्रा, इन सब का जब हम यूज़ करते हैं इन पालमपुर, दीज मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड सो क्रॉप्स प्रोडक्शन इज़ हायर। जब हम इन सारे मेथड्स का यूज़ करेंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो ऑटोमेटिकली वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आया ना? अगर अधिक सिंचाई होगी, पेस्टिसाइड्स मतलब क्या होता है? कीटनाशक दवाइयाँ। और मॉडर्न मशीन्स में कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर हो गए। कब तक इंसान खुद ही पूरे खेत को जोतता रहेगा ना, बहुत समय लग जाएगा, है ना। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, हार्म द एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर लेंगे तो जो सॉइल है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी, सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा, है ना। डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिग्रेडेशन सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा, सॉइल की जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाएगी। तो मॉडर्न टेक्निक्स मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ? इनसे उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। लेकिन पालमपुर में क्या है कि पालमपुर में जो किसान हैं इन्होंने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाया है, ठीक, पालमपुर में। और इसीलिए वहाँ के जो एक खेत से ज़्यादा उत्पादन, मतलब कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हर एक फार्मर डेवलप्ड हो रहा है और वो अच्छे टूल्स का यूज़ कर रहा है ना, ग्रो अप कर रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लेंगे तो हमारी सॉइल को इम्पैक्ट पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया होगा। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि एक खेत से। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? MS स्वामीनाथन जी हैं, तमिलनाडु के रहने वाले। एंड अगर हम वर्ल्ड में बात करें, अगर वर्ल्ड के बेसिस पे बात करें, हो सकता है MCQs में आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड के फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। देख लीजिएगा, शायद USA हैं या कौन सी कंट्री, आप ये देख लीजिएगा, ठीक। और इंडिया में अगर बात करेंगे तो इंडिया में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? MS स्वामीनाथन। ये दो नाम आपको पता ही होने चाहिए, ठीक। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स में हमने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पता होने चाहिए कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, ठीक। ये मेन 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर्स में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कैपिटल्स की बात बताई जाएगी जो अच्छा, किस तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो गांव है वो फ्लरिश है, क्योंकि जब इरिगेशन होती है, इरिगेशन इज़ गुड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और जब इरिगेशन गुड होगी और इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी तो फार्मर ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन अ ईयर। तो हम एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप कर सकते हैं ना। इन पालमपुर दे ग्रो 3 क्रॉप्स अ ईयर। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम ये कहता है कि सपोज आपने जनवरी से लेके जो मार्च तक पीरियड है इसमें आपने कर लिया वीट, है ना, क्योंकि वीट एक रबी क्रॉप है। तो आपको क्रॉप्स पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स क्या है, खरीफ क्रॉप क्या है और ज़ैद क्रॉप। रबी क्रॉप का जो सोन पीरियड है वो अक्टूबर से नवंबर है, अक्टूबर, और जो हार्वेस्ट पीरियड है वो मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल मई, जैसे वो बोएंगे उसी के हिसाब से कट करेंगे। खरीफ का भी ऐसे है, जून जुलाई में बोएंगे एंड सितंबर अक्टूबर में कट करते हैं, ठीक। ऐसे ही ये क्या है, ये बिटवीन का है, मिड बिटवीन। और आपको इंडिविजुअल क्रॉप्स पता होने चाहिए। रबी क्रॉप्स में गेहूँ, चना, जौ, मटर, ठीक है, ये यहाँ आएंगे। और खरीफ क्रॉप्स में कौन सी फसलें आएंगी? खरीफ क्रॉप में जिनको वाटर की ज़्यादा नीड है, जैसे कि राइस हो गया, राइस के बाद हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन हो गया। और
जैसे कि राइस, सोयाबीन, मेज़ हो गया। और ज़ैद क्रॉप में क्या आ जाएगा? ज़ैद क्रॉप में वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब आ जाएगा। तो जैसे कि हम ये बता रहे थे कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही साल में हम अलग अलग टाइम पर, देखो ये बताया गया ना, अलग अलग टाइम पे या हम एक ही टाइम पे, अगर उस टाइम पे वो क्लाइमेटिक कंडीशन वो क्रॉप सूटेबल होगी तो हम कर सकते हैं, है ना। अलग अलग टाइम पे मार्च अप्रैल, फिर हमने सोचा कि अप्रैल से लेके जून तक एक अलग क्रॉप कर ली, ठीक है, कोई भी एक्स नाम की। और फिर हमने क्या किया, अगस्त से लेके कोई और कर ली नवंबर तक, है ना। तो डिफरेंट टाइम पे हमने डिफरेंट क्रॉप्स को यहाँ पे उगा लिया है, इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। या तो हम एक ही टाइम पीरियड पे अलग अलग पैच ऑफ लैंड में हम ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दूसरी खेती हो रखी है, यहाँ पर दूसरी है, और यहाँ पे दूसरी है ना। तो इसी को मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। इसी वजह से ये जो पालमपुर है ये एक अच्छे आयाम पर है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अब लोग जान चुके हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से फ्लरिश हैं, ठीक। और क्या बताया गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन मतलब उत्पादन में कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं, कि जो खेती है और उसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि लैंड, 4 इसेंशियल फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, जो सबसे मेन है। कौन कौन से? लैंड, लैंड मतलब जब ज़मीन नहीं होगी तो कहाँ पे खेती करोगे, है ना, जो कि नेचुरल रिसोर्स है। लेबर, लेबर ये जो व्यक्ति काम कर रहा है, अगर यही नहीं होगा तो काम कौन करेगा? पीपल हु वर्क। कैपिटल, कैपिटल मतलब कैपिटल हमारे पास पूंजी होती है। कैपिटल में हमारे पास फिजिकल कैपिटल्स भी होंगे और ह्यूमन कैपिटल भी होंगे, फिक्स्ड कैपिटल भी होंगे, वर्किंग कैपिटल्स भी होंगे, सब समझेंगे, ठीक है। तो कैपिटल्स में जो हमारे एसेट्स हैं, सिंपल से इतनी सी बात समझो, टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, जिनके बगैर हम काम नहीं कर सकते हैं। और फिर इसके बाद होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब द पर्सन हु ब्रिंग्स ऑल रिसोर्सेज टुगेदर एंड सुपरवाइज द वर्क, जो सारी चीज़ों को एक यथावत रूप से देखेगा। इन पालमपुर द फार्मर्स कंबाइन दीज 4 फैक्टर्स टू कैरी आउट प्रोडक्शन। और पालमपुर में जो किसान हैं वो, जो पालमपुर में किसान हैं वो सभी चीज़ों को मिला के कैरी आउट प्रोडक्शन करते हैं। और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका काम क्या है? जो सबको मिलाकर काम करता है। सिंपल सी बात। लैंड क्या है? लैंड प्रकृति से मिलने वाला संसाधन हो गया। लैंड क्या हो गया? जो प्रकृति से मिलेगा संसाधन। और लेबर क्या होगा? जो मजदूर है, जैसे किसानी में मदद करने वाले लोग हो गए। और कैपिटल में क्या आ जाएगा? वो साधन है, जो औजार होंगे, टूल्स, मशीन्स होंगी, बीज होंगे, फर्टिलाइज़र्स, खाद होंगी, और तकनीक्स मतलब मॉडर्न टेक्निक्स होंगी, ठीक। तो पालमपुर में जो किसान हैं इन्हीं चारों चीज़ों को मिलकर खेती करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अभी तक समझ में आया क्या? तो मेन 4 प्रोडक्शन ये आपको याद ही रहने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि अच्छा, खेती में जो संसाधन हैं, जो फार्मिंग में जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं। तो जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं? क्योंकि जो उनके पास नई ज़मीनें नहीं हैं, इसलिए किसान क्या करते हैं? वो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम करेंगे। वो हमने पढ़ लिया है। एक साल में 3 फसलें उगाते हैं और HYV सीड्स का यूज़ करेंगे, अच्छी इरिगेशन करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का हमने देख लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद ये जो हमने फार्मर एंड लेबर इन पालमपुर, जैसे लार्ज फार्मर और छोटे फार्मर, इनके बारे में पढ़ना है ना। 1 सेकंड पढ़ा रहे हैं बस, पानी पी लें। तो जो फार्मर्स में बताया गया है कि जो लेबर हैं और फार्मर, लार्ज फार्मर्स क्या हैं? जिनके पास खुद का प्लॉट है और प्लॉट ऑफ लैंड है, जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं, ठीक है। और हैव मनी टू बाय मशीन्स एंड मॉडर्न टूल्स, जिनके पास पैसा है, रुतबा है, शोहरत है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ऑफन एम्प्लॉय लेबर फ्रॉम पुअर फैमिलीज, और जो छोटे गरीब घर से बिलोंग करते हैं उनको अपने खेतों पर काम करने के लिए रखते हैं, ठीक।
सेल सरप्लस क्रॉप्स इन मार्केट, और जब बहुत ज़्यादा हमारे पास क्रॉप हो जाती है तो उनको मार्केट में सेल करते हैं, जिससे उनको मिलता है पैसा, और पैसे से बन जाते हैं अमीर। ठीक है, इसीलिए लार्ज फार्मर हैं वो। ठीक, और स्मॉल फार्मर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हैव वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जिनके पास ज़मीन कम है। नीडेड टू बोरो मनी, हो सकता है कभी कदार अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उधार मांगने वाली वो आ जाए नौबत, जो कि लड़के लोग जानते होंगे। ऑफन फ्रॉम मनी लेंडर्स, मनी लेंडर से लेंगे। अब वो मनी लेंडर अगर इंडिविजुअल आपको किस इंटरेस्ट पे देगा, ये सब बातें वो इंडिविजुअल फिक्स करी जाती हैं। पे हाई इंटरेस्ट रेट्स, और हाई इंटरेस्ट रेट्स पे करते हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दर, है ना। कोई भी ब्याज दर हो सकता है 5% पे कोई दे देगा, हो सकता है कोई 10% पे देगा, है ना। अर्न वेरी लिटल एंड स्ट्रगल टू मीट डेली नीड्स, और बहुत ही मेहनत करके वो जो डेली की जो नीड्स हैं उनकी दैनिक जीवन चल रहा है। वर्क वेरी हार्ड टू देयर ओन फील्ड्स, और खुद की जो फील्ड है उस पर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं। और जो फार्म लेबर्स बताए गए हैं, ओन नो लैंड, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। वर्क्स ऑन अदर्स फील्ड फॉर डेली वेजेस, मतलब ये लेबर वर्कर्स हैं। ठीक है, लेबर वर्कर्स हैं, ये दूसरे के उस पर काम करते हैं जाके। देयर वेजेस आर ऑफन लो, इनका वेतन भी बहुत कम है। और वर्क इज़ अनसर्टेन, वर्क इज़ मतलब अनसर्टेन का मतलब बहुत कम है। मतलब वर्क इज़ अनसर्टेन मतलब निश्चित नहीं है। हो सकता है कि आपको 10 दिन काम मिला और 20 दिन काम मिला, उसके बाद आप 2 महीना बैठे हुए हो, है ना। तो वर्क अनसर्टेन है। और जो बड़े किसान है ना, अब आप फिर से एक बार यहाँ से समझ लीजिए, बड़े किसान हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, खुद के पास पैसा, साधन, मशीन सब कुछ है। इन्हें गांव के गरीब मज़दूरों की ज़रूरत होती है, तो ये एम्प्लॉयमेंट मतलब जो गांव के जो गरीब मज़दूर हैं उनको हायर करके अपने खेत में काम करा लेते हैं, और डेली वेजेस पे। और जो स्मॉल फार्मर्स की बात करें, स्मॉल फार्मर्स कौन है? जिनके पास कम ज़मीन है ज़मीन लेकिन कम है, और घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चल पाता है। यानी कि इनकी जो जीवनचर्या है बहुत मतलब कठिन है। लेकिन खेती के लिए बड़े किसानों से या तो मनी लेंडर से, साहूकार से रेंट वो डेप्ट ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, जिससे अपनी खेती बाड़ी करते हैं, कैसे भी करके जीवन चला रहे हैं। कर्ज पर ज़्यादा ब्याज उन्हें गरीब और बना देता है, क्योंकि कर्ज अगर ज़्यादा ले लेंगे तो इंटरेस्ट रेट क्या कहता है कि मतलब कि ज़्यादा हो सकता है वो सूटेबल टाइम पे वो ना वापस कर पाएँ, है ना, जो आपने प्रॉमिस किया हो। तो कर्ज, तो पालमपुर का जो एक मेन इम्पॉर्टेंट एक सोसाइटी का एक जो मुद्दा है, यही है कि जो छोटे फार्मर्स हैं और बड़े फार्मर्स हैं, इनकी बात बताई गई है कि हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें डिफरेंस बिटवीन स्मॉल फार्मर्स एंड फार्म लेबर्स या लार्ज फार्मर्स, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक व्यक्ति है, देखो ये अपने ही खेत में काम कर रहा है ना। देखने से लग रहा है कि ये स्मॉल फार्मर कंडीशन में है ना। हाँ, इसके बाद क्या बताया गया है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। क्या क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं? ये एनसीईआरटी में बहुत जो बुक है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि गांव में सिर्फ खेती नहीं होती, और भी काम होते हैं, जैसे डेयरी है, दूध का काम है, दूध का कारोबार है, दूध का व्यवसाय है। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटे से छोटे स्तर पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब कि जो परिवहन वाला सारा सिस्टम है। और इसके बाद क्या बताया गया है? शॉपकीपिंग मतलब जो दुकानदारी है ना। तो शाहपुर के, और देखिए जो आपके चैप्टर्स में जो वो हैं क्या कहते हैं एक्टिविटीज़, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अगर टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आपके एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन पूछ लिया तो वो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन आपको इससे चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। तो बताया गया है अराउंड 25% ऑफ पीपल इन पालमपुर आर इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, मतलब 75% लोग क्या काम करते हैं? वो फार्मिंग करते हैं। और जो 25% लोग हैं वो कौन सा काम करते हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जिसमें डेयरी प्रोडक्शन होगा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गया, शॉपकीपिंग दुकानदारी, और ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके पास गाय है, भैंस है, वो क्या काम करते हैं कि शाहपुर या रायगंज जाके अपना दूध बेचते हैं। और लार्ज फार्मर रन स्मॉल डेयरी फार्म्स, और जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो अपना छोटी छोटी सी डेयरियाँ जो हैं वो रन कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे दिख रही है ना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैरी आउट एट होम और स्मॉल शॉप्स,
यूज़ फैमिली लेबर, नो बिग मशीन, मतलब ज़्यादा बड़ी मशीन का यूज़ ना करके केवल फैमिली या घर के लोग ही काम कर रहे हैं उसमें, जैसे टेलरिंग हो गए, पॉटरी हो गए, कारपेंटरी हो गई, मेकिंग जैगरी, गुड़ बनाना एटसेट्रा, या खिलौने बनाना, ये सब है ना कॉटेज इंडस्ट्री वाले एग्जांपल्स हो गए। शॉपकीपिंग में स्मॉल शॉप सेलिंग फर्टिलाइजर्स, जो छोटी सी दुकानें हैं फर्टिलाइज़र बेच रही हैं, सीड्स, ग्रॉसरीज, क्लोथ्स, टूल्स, हर कोई खेती करेगा तो ये सब काम कौन करेगा ना, तो ये सब भी काम करने के लिए लोग होने चाहिए। अगर फर्टिलाइज़र की नीड हो रही है तो फर्टिलाइज़र खरीदेंगे कहाँ से जब फर्टिलाइज़र बेचेगा नहीं कोई, है ना। ग्रॉसरीज का आइटम, है ना, जो घर के हम लोग ग्रॉसरीज के आइटम, क्लोथ्स, कपड़े, टूल्स, जितने भी उपकरण हैं। और ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में बताया गया है। ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस में देखो पीपल यूज़, कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे बॉयज़ तो टांगा चलाएंगे। बुलॉक कार्ट, ट्रक्स एंड जीप्स ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स, अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, और इससे भी इनका एक गुड सोर्स है इनकम का। दीज एक्टिविटीज शो दैट विलेज लाइफ इज़ नॉट लिमिटेड टू फार्मिंग अलोन। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि जो गांव के लोग हैं केवल फार्मिंग पर ही निर्भर नहीं है, मोस्टली लोग निर्भर हैं, वो बात हाँ सही कह रहे हो आप। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो ना, बहुत सारे परिवारों के पास गाय और बैल हैं, तो शाहपुर में जाके अपने दूध, शाहपुर में या रायगंज में जाके अपने दूध को बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं, है ना। ऐसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, ऐसे ट्रांसपोर्ट सर्विस में, किसी के पास टेम्पो है, ट्रक है, ई रिक्शा चलाओगे थोड़े दिन बाद है ना। तो ये बताता है कि ये जो गांव है अर्थव्यवस्था में सिर्फ खेती पर ही नहीं टिका है, और भी बहुत सारे काम हैं, है ना। तो जो पालमपुर है एक मॉडल दिखाता है कि जो एक गांव में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, और फार्मिंग के अलावा कौन कौन से हमारे पास काम हो सकते हैं, और जो ज़मीन है, जो लैंड है, और जो कैपिटल है, और जो लेबर है, मिलकर एक अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक को रन करते हैं। और जो ग्रामीण भारत में आज भी कई गांव पालमपुर जैसे ही हैं, जो पालमपुर को एक एक गांव, मतलब एक इमेजिनरी गांव है, किसी गांव का एग्जांपल लेके एक कहानी सेट कर दी, जैसे इकोनॉमिक का वो दे रहे हैं, है ना। तो पालमपुर की इकोनॉमी कैसे पड़ी, सड़क, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सब कुछ वेरी गुड है ना। पालमपुर और प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स हमने पढ़े थे। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स कौन कौन से थे, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स कौन कौन से थे, एक है लैंड, और एक है कैपिटल, और लैंड, कैपिटल, और एक हो जाएगा लेबर जो काम करेगा, और एक होगा ह्यूमन कैपिटल या तो एंटरप्रेन्योर, जो भी आप कहना चाहो, जो भी आपके बुक में मेंशन हो, देख लीजिएगा। ह्यूमन कैपिटल है ना, जो काम कराएगा, जो सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, वो है ह्यूमन कैपिटल। और फिर फार्मिंग की विशेषताएं बताई गई थी फार्मिंग की, कि HIV सीड्स और मॉडर्न मशीनरीज़ का हम लोग यूज़ करके हम लोग कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में आगे आए हैं, और अच्छे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हमने वहाँ पर वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो फील्ड है, वहाँ पर हमने मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम करना शुरू कर दिया है। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है कि एक समय पर या एक ही साल में हम 3 फसलें उगाते हैं, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। और किसानों के जो टाइप्स बताए गए हैं, फार्मर्स के टाइप्स बताए गए हैं कि बड़े किसान होते हैं, और मध्यम वर्गीय होते हैं, और मजदूर होते हैं, है ना। तो जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो संपन्न होते हैं, ठीक है, और जो छोटे किसान होते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स, वो डेब्ट से परेशान होते हैं, और जो मजदूर होते हैं वो डेली वेजेस पर ही निर्भर रहते हैं, उनकी डेली लाइवलीहुड डेली वेजेस पर ही डिपेंड है, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बताई गई थी। आई होप आप लोगों को चैप्टर रिकॉल करने में मदद मिली होगी, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा चैप्टर इतना बड़ा नहीं है कि मैं 2 घंटे तक पढ़ाऊँ। एक्टिविटीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।